दोस्तों इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शेखर सुमन, जो कि नमस्कार। अब इनको तो कोई तारुफ की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बस इंडस्ट्री छोड़ के दीजिए, अंदर जो तारुफ की है जरूरत नहीं, बस ऐसे ही शुरू करते हैं। अगर एक्टर को ये लगे कि उसे तारुफ की जरूरत है तो फिर उसे ये अपना व्यवसाय छोड़ के चले जाना चाहिए। नहीं, इंडस्ट्री में आप एक ऐसे एक्टर हैं जो सदियों में पैदा होते हैं, क्योंकि इतने अच्छे एक्टर जो हैं वो हम लोग दिल से हम आपकी इतनी इज्जत होती है हर तरह। शेखर जी, ये बताएं कि सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे हीरा मंडी की। जी। हीरा मंडी आजकल बहुत चर्चाओं में है। हाँ, बहुत ज़्यादा। और आपको देखने के लिए भी लोग बहुत उत्सुक है। उत्सुक है, लालायित है कि लालायित हीरा मंडी में जी जो देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हीरा मंडी जो है वो तवाइफों की दुनिया है जी उसमें हम जैसे मर्द और जो नवाब हैं जी वो अपनी गुंजाइश ढूंढ रहे हैं उस दुनिया में कहीं ना कहीं हम अपने कदम जो है कहीं रख सकें, अपनी ज़मीन बना सकें, क्योंकि तवाइफें जो हैं वो बददिमाग भी होती हैं, कभी कभी फिर आपको अपनी टेरिटरी में नहीं आने देती, टेरिटोरियल होती हैं। तो उस वजह से जब ये खबर मुझे मिली कि ये फिल्म मुझे करनी है बंसाली साहब के साथ, तो एक तो बड़ी अपार खुशी हुई कि उनके साथ काम करने को मिल रहा है, जो अपने आप में एक अफसाना निगार भी हैं, वो कमाल के फिल्मकार भी हैं, और उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी पकड़, वो सब लाजवाब हैं और नायाब हैं वगैरह वगैरह। हमने कहा कि लेकिन इसमें हम नवाबों की गुंजाइश क्या है। और फिर मुझे ऐसा लगा कि आज वो ज़माना आ गया है जहाँ रोल्स की लंबाई नहीं देखी जाती, उसका असर देखा जाता है, इम्पैक्ट कितना है। भले ही कई ऐसे, अब बॉबी देओल इसकी इतनी बड़ी मिसाल है कि फिल्म के आखिर में आके एनिमल में आ गया और पूरा लूट लिया उन्होंने पूरा। तो ये खैर भंसाली साहब हैं तो आपको पूरी जिम्मेदारियों के साथ लेते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग एक चीज़ आपसे पूछेंगे। हाँ कि तवाइफों के आप उस दौर में पहुंचे जी। तो पहुंचने के बाद क्या लग रहा था कि अच्छा हो मैं उस दौर में पैदा नहीं हुआ, कि या मिस कर रहे थे आप? नहीं, मुझे अफसोस हुआ कि मैं इस दौर में क्यों नहीं पैदा हुआ। क्या बात है? जी, वो इस वजह से कि वो एक बड़ी खूबसूरत दुनिया थी। एक तो बदनाम क्यों है वो? देखिए, बदनाम तो साहिर साहब ने क्या कहा कि जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जालिम दुनिया है, इसने लोगों को बदनाम कर रखा है। कोई भी पेशा ख़राब नहीं होता, और जो तवाइफे भी हैं वो कोई अपने वजह से या अपने चाहते हुए तो वो वेश्या नहीं बनना चाहते। हालात और परिस्थितियाँ, ये ज़माना ये दुनिया उन्हें वेश्या बना देती है, और ये दुनिया उनका इस्तेमाल करती है और फिर उन्हें बदनाम भी करती है। फिर तो हम यही कहेंगे कि जिन्हें नाज है इन पर, वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। आपको लगता है आज के दौर में वो तवाइफे अलग रूप में भी हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपको बताने की, हमें आपको बताने की ज़रूरत पर है, अलग अलग अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन उन तवाइफों में बहुत खूबी थी। आज की तवाइफें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई हैं, मॉडर्न भी हो गई हैं, और बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं रुथलेस हो गई हैं, हार्टलेस हो गई हैं, बहुत मर्सनरी हो गई हैं, इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, अपॉर्चुनिस्ट हो गई हैं। हाँ, अपॉर्चुनिस्ट हो गई, बिल्कुल मौका परस्त है। आज की जो तवाइफें हैं वो मौका परस्त हैं, सब नहीं पर ज़्यादातर, क्योंकि ये ज़माना ही ऐसा है, ये दौर अब ख़त्म हो गया, इंसानियत ख़त्म हो गई। तब तवाइफों में भी इंसानियत है, नवाबों में भी, सब एक दौर पढ़ा लिखा नवाब जो है हीरा मंडी कुछ सीखने जाया करते थे, अदब, अदायगी, शाइस्तगी, नशिस्त व बर्खास्त, जिसको सवॉ फेयर कहते हैं, एटिकेट्स, मैनर्स, पढ़ाई लिखाई, गवाही, आर्ट ऑफ लव मेकिंग, शेर व शायरी, सारा कुछ तो वहाँ सीखते थे, एक फिनिशिंग स्कूल की तरह था। आज कहाँ है, इस तरह नहीं है। आज तो आपके उसको रेड लाइट एरिया कह के बदनाम कर देते हैं, वो भी इंसान की औलाद है। लेकिन कहते हैं कि जितने भी नवाब हैं वो इसी में बर्बाद हो गए, इसीलिए तो नवाब थे, बर्बाद होने के लिए पैदा हुए थे। न बर्बाद होते तो नवाब कैसे होते? नवाब भी ये था, वो रस्सी थे, जल जाते थे, ऐठन नहीं जाती थी, नवाबियत में रहते थे, सुरूर में और गुरूर में, यही थी उनकी ज़िंदगी। अब कितनी खूबसूरत ज़िंदगी थी। पर देखिए, हर वर्ग में, हर व्यवसाय में तरह तरह के लोग हैं और अपना काम करते हैं। तो नवाब का जो शौक़ जो है, हमने जो कह दिया हम नवाब हैं, मूछ की बात है।
और चालाक भी थे, होशियार भी थे। वो इस तरह की फ्रीडम मूवमेंट के वक्त या प्री इंडिपेंडेंस में वो अंग्रेज़ों का भी साथ देते थे जी। इधर तवाइफों के पास भी जाते थे, इश्क भी करते थे, हुक्का भी पीते थे और ऑक्सफोर्ड भी जाते थे, गाड़ियाँ बड़ी घुमाते थे। तो इसलिए कहते थे ना कि मतलब अपने आप को नवाब समझते हो क्या? हैं नवाब हो तुम कहीं के, जो तुमको ये दिया है नवाब? काश मैं नवाब होता। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब से रोल किया तब से मुझे थोड़ी नवाबियत आ गई और मेरी पत्नी घबरा सी गई है कि भाई तुम वो जुल्फ़िकार तो नहीं हो जो वो वहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जुल्फ़िकार जो है वो कहता है हम किसी कानून को नहीं मानते, जुल्फ़िकार अपने कानून खुद बनाता है। तो आप भी हीरा मंडी में जाके एज अ नवाब बर्बाद हुए आप भी? अब वो तो आप देखिए। और बर्बाद क्या होंगे, ये तो बर्बाद होने के लिए पैदा हुए हैं। वो ना वहाँ होते यहाँ हो जाते, वो 6-7 को बर्बाद करके ये जाते हैं। लेकिन देखिए बर्बादी में भी एक किस्म की आज़ादी है, बर्बाद होने की आज़ादी। अब वो बर्बाद होने की आज़ादी तो उस बर्बादी में भी एक रोमांटिसिज्म है। मुझे देवदास कि ये बात कि वो जो वो कहते हैं कि किसको खबर थी किसको यकीन था, ऐसे भी दिन आएंगे जीना भी मुश्किल होगा और मरने भी ना पाएंगे। हम जैसे बर्बाद दिलों का जीना क्या और मरना क्या, आज तेरी महफिल से उठे हैं कल दुनिया से उठ जाएंगे। मुझे ये बात बड़ी रोमांटिक है। हालांकि वो देखिए कितनी मायूसी वाली बात कर रहे हैं और दुनिया से जाने की बात कर रहे हैं, गमगीन है, लेकिन मुझे वो बहुत हसीन लग रहा है। बहुत उसमें मुझे गम में रोमांस बहुत दिखता है। मुझे किसी ने अगर पहले पूछा तो बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, तो मैं कहता कि मैं देवदास बनना चाहता हूँ। और आज भी मैं समझता हूँ मैं देवदास ही हूँ कि कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। मैं तो इसलिए पीता हूँ कि 2-4 सांसें ले सकूँ। मैं तुम्हारे चेहरे की ओर देखता हूँ चंद्रमुखी, फिर भी मेरे होश नहीं जाते। होश से कह दो कभी होश ना। यही तो वजह है कि आप जैसा कोई एक्टर है ही नहीं इंडस्ट्री में। आप जैसा कलाकार कोई पैदा ही नहीं हुआ उसके बाद, एक शेखर सुमन के बाद। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आप जो रोमांटिक जो बात कर रहे हैं, आप रियल लाइफ में बहुत रोमांटिक बहुत हैं? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। पर मेरा रोमांस ज़रा अलग किस्म का है। ये जो अमूमन जो इश्क और जो ये इस किस्म, मैं तो कह रहा हूँ कि रोमांस इस किस्म का गम से रोमांस है, दुख से रोमांस है। मतलब मैं कल ही किसी को बता रहा था कि मैं किस किस्म का, मैंने कहा जो तहरीर जो फिल्मों में रही है और नगमों में रही है, जो बातें वो लोग कह गए हैं कि कैफी साहब कि मतलब तुम मसर्रत का कहो इसे या गम का रिश्ता, कहते हैं प्यार है जन्म का रिश्ता, है जन्म का रिश्ता, तो फिर बदलता क्यों है? जवाब दीजिए। ऐसा होता है तो होता क्यों है? आखिर ये होता है तो होता क्यों? कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों? क्या लिखा है? क्या लिखा है? तो ये सब बातें जो लिख गए, पुरानी फिल्में तो छोड़िए, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की कि जिंदगी सिर्फ मोहब्बत ही नहीं कुछ और भी है, जुल्फो रुखसार की जन्नत नहीं कुछ और भी है, भूख से मारी हुई दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। क्या लिखा? फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझे। क्या बात है? अब कहाँ ऐसी बातें होती है? अब रोमांस इससे नहीं होगा तो किससे होगा बताइए ना। और जिस इम्तियाज जिस ज़माने की हम बात कर रहे थे, जो बड़ा संगदिल है, जो बड़ा तंगदिल है, इसके खिलाफ जब कोई जाता है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे शो में भी था, ज़माने के खिलाफ जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ बोलना हम सब का फ़र्ज़ है। फर्ज होता है। तो साहिर साहब का मैं बहुत मुरीद हूँ। साहिर साहब ने क्या क्या बातें की हैं। तेरी तड़प से न तड़पा था मेरा दिल, लेकिन तेरे सुकून से बेचैन हो गया। क्या ये कौन कह सकता है? तेरे सुकून से बेचैन हो गया हूँ मैं। तेरे सुकून क्यों है तुझे? क्यों है तुझे सुकून? इतनी खूबसूरत बात।
सज़ा का हाल सुनाए, जज़ा की बात करें, खुदा मिला हो जिन्हें वो खुदा की बात करें, और हर एक दौर का मज़हब नया खुदा लाया करें तो हम भी मगर किस खुदा की बात करें। ये बात जब किसी ने लिखा कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, वहाँ साहिर साहब ने लगा कि ये एक बड़ा कैपिटलिस्टिक वेंचर है जिसने एक्सप्लॉइट किया है लेबर। राइट, उसका अपोजिट उसका ऑपोजिट उन्होंने लिखा कि ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। कि बस में शाही में गरीबों का गुजर क्या माने, सख्त जिस राह में हूँ सितवते शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या माने। मेरी महबूब बसे पर्दाए तशीरे वफा, तूने सितवत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों के मुकाबिल से बहने वाले अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न तो जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर यानी एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, उनके लिए तशहीर का सामान नहीं था, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इससे भी होता है कि जब दीवार फिल्म में वो जब सीन आता है, जो फेमस आइकॉनिक सीन है कि भाई तुम साइन करोगे या नहीं, हाँ मैं साइन करूँगा, लेकिन मैं अकेले साइन नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले साइन नहीं करूँगा, जाओ पहले उसका साइन लेके आओ, इसका साइन लेके आओ, जाओ पहले उसका साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया था कि उसका बाप एक चोर है, फिर मेरे भाई तुम जिस कागज़ पे कहोगे मैं उस कागज़ पे साइन कर दूँगा। बात यहाँ नहीं ख़त्म होती, रोमांस कहाँ पैदा होता है। उनकी माँ निरूपा रॉय ने, जो मैं समझता हूँ वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मर, उसके बाद जो कहती हैं कि जिसने तुम्हारी माँ को 2 रुपए के लिए, 2 रुपए की नौकरी के लिए घर से बाहर निकाल दिया था, वो तेरा कौन था? कोई नहीं। वो जिसने ये किया था, वो किया था, वो तेरा कौन था? कोई नहीं। वो जिसने तेरे हाथ पे ये लिख दिया कि उसका बाप, मेरा बाप एक चोर है, वो तेरा कौन था? कोई नहीं। लेकिन तू तो मेरा अपना बेटा है, तूने अपने माँ के माथे पे कैसे लिख दिया कि उसका बेटा एक चोर है? बड़ा सौदागर बनता है बेटा, तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि अपनी माँ को खरीद सके। ऐसी बातें कहाँ सुनने को मिलती है? जब शशि कपूर जी गोली मारते हैं और लड़के को रोटी का टुकड़ा निकलता है, उसको लेके जाते हैं, माँ बिगड़ती है, बाप कहता है कि नहीं हंगल साहब आपने जो किया बिल्कुल सही किया। चोरी चोरी होती है, और कहते हैं जाने से पहले एक बात पूछना चाहता हूँ, आप करते क्या? तो कहते हैं मैं एक शिक्षक हूँ। कहती है ऐसी शिक्षा एक शिक्षक के घर से ही मिल सकती थी। कहाँ गए वो सब लोग? ये लोग कहाँ गए? ये सब मैं ढूंढ रहा हूँ। मुझे ये मंजूर है लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली में जनाजे। जब्त मैं करूँ जिसकी दुनिया वीरान हो गई, और जब्त वो न करे जैसे शौके बादशाह से ठेस पहुंच। अनारकली मैं देखता ना, बाप कहता और तुम कर भी क्या सकते थे? कर भी क्या सकता? वाह वाह वाह, आप लोगों को खुदा सलामत रखे जिन्होंने ये सब लिखा, ये दुनिया बनाए। के आसिफ साहब, दिलीप साहब, आप दिल की इतनी बातें कर रहे थे, रूहानी दिल की बातें कर रहे हैं। एक चीज़ पूछेंगे आपसे, क्या शादी से पहले कोई ऐसा इश्क था जो आज भी खड़कता हो? नहीं, तब बच्चा था, तब इन्फैचुएशन था, इश्क नहीं। ऐसा लगता था इश्क हुआ, बल्कि जिसको देखता था उसी से इश्क हो जाता था। उस समय तो एक ऐसे दौर से गुजरता है ना, जिसको देखा उसी से इश्क हो रहा, किससे प्यार करो, इससे करो, उससे करो, ये भी है वो भी है, ये सब होता था। लेकिन इश्क मैंने सिर्फ अलका से किया। कैमरे की बात ना करिए आप। नहीं, कैमरे की बात नहीं कर रहा, इश्क मैंने अलका से किया। शादी के बाद? आप शादी से पहले, शादी के बाद नवाबियत की होगी, शादी से पहले ना। पहले और थोड़ा बहुत बात नहीं, लेकिन इश्क सिर्फ एक ही औरत से किया है, उसका नाम अलका सुमन, बस। बाकी तो तफरी होती है। आपका एक इंटरव्यू में देख रहा था, बहुत प्यारा इंटरव्यू था, जो बहुत आइकॉनिक इंटरव्यू है प्रवीण हाँ जी है ना। उसमें वो जिस अंदाज से बात कर रही थी बच्चन साहब को लेके, बड़ा सरकास्टिक था वो। नहीं, बहुत सरकास्टिक, क्षमा करें, नहीं, वो ठीक है। मतलब देखिए, वो एक बात तब अच्छी होती है जब दो लोग आमने सामने बैठे हो। एक तरफा अगर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो और कोई डिफेंड करने वाला वो नहीं हो, वो गलत हो जाता है एक तरह से। तो वो मुझे काफ़ी कुछ उसमें से सारा कुछ निकालना पड़ा, क्योंकि वो ऐसी बातें
वो करने लगी अचानक। जब मुझे पहले बताया गया था कि उनकी मनस्थिति ठीक है, वो जो ठीक भी थी, लेकिन अचानक बिगड़ गई। वो मौसम में तब्दीली आ गई, अचानक टर्बुलेंस, पेड़ चल रहा है, सब कहने में इसका भी सीट बेल्ट लगाओ, उसका भी लगा लो, ऑक्सीजन भी लगा लो, पायलट को भी बुला लो, एयर होस्टेस को भी बैठा लो, उसका भी हाथ पकड़ लो, मतलब यही हो गया था। लेकिन आज की डेट में सब ब्रेकिंग न्यूज़ होती, अगर आपने पूरा चला दिया होता, हाँ, कयामत होती। नहीं, कोई बदमाश इंसान होता है या कोई मौका परस्त इंसान, तो सबसे पहले वही लगाता। हाँ, वही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं, नैतिकता पे मेरी जान चली जाए मैं वो नहीं करूँगा। आई एम ए वेरी मॉरलिस्टिक पर्सन। मैं कभी इस पे झूठी पब्लिसिटी, गंदी पब्लिसिटी, गलत पब्लिसिटी, इसके हक में नहीं हूँ। नहीं, लेकिन वो इंटरव्यू देख के अभी कोई भी समझदार अभी जो देखेगा वो समझ जाएगा कि चोट खाई हुई है चोट बच्चन साहब से। अब ठीक है, वो उनका जाती मामला है, हाँ, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनकी डेथ में मैं भी था उस वक्त वहाँ पे, मेरे सामने बड़ा उनकी खौफनाक, death- बड़ा दर्दनाक। जी, मैं वो मतलब देख के मैं भी मतलब एक सहम गया था, मतलब ऐसी मौत किसी को ना। जी। तो लेकिन बहरहाल, तो शेखर जी आपके लिए और आपसे बात करने का दिल भर नहीं रहा है, लेकिन क्या बताएं, बहुत वक्त की कमी है, हमको लग रहा है आपके पास भी है। मेरे पास तो वक्त की कमी नहीं है, आपके पास होगी तो नहीं, मेरे पास तो बात कीजिए, थोड़ा सा बात कीजिए, बात करने का सिलसिला जारी रहना चाहिए भाई। बात से बात निकलती है, और क्या बात निकलती है, हाँ, और बहुत सारी बात निकलती है, और कई बार ऐसी बात निकलती है जिस बात की आपने कल्पना नहीं की थी। सही बात है। आप एक बात बताइए, आप जैसे मैंने बोला, आप जैसा आर्टिस्ट नहीं है आप ऐसा मत कहिए। आप मैं आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, चेहरे की शक्ल देख के बात नहीं कर रहा हूँ। आप जैसा आर्टिस्ट तो है ही नहीं कोई बॉलीवुड में। लेकिन एक बात बताइए, आपको लोगों ने चांस क्यों नहीं दिया? क्या डरते थे लोग कि आज शेखर सुमन को सामने खड़ा करोगे तो खा जाएगा मुझे वो? देखिए, ये ज़माने से पूछिए, लोगों से पूछिए, मुझे नहीं मालूम। ये सवाल सबसे ज़्यादा पत्नी पूछती हैं, कहती हैं कि भाई इतना हुनर लेके फिर तुम्हें उस कसम का काम, मुझे जो मिला ना, फिर वही वहाँ मैं अभी कह रहा था, यहाँ भी दोहरा रहा हूँ कि साहिर साहब के नगमों में जो बात कही गई, और इस नगमे में सारी ज़िंदगी जो है समाई हुई है कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया, और खुशी और गम में फ़र्क न महसूस हो जहाँ, मैं ज़िंदगी को उस मकाम पे लाता चला गया। और बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। ख़त्म हो गई ज़िंदगी। बात क्यों सोचें किसको ख़तरा हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे क्यों नहीं मिला? जो मिला उसके लिए तो खुदा का शुक्रिया अदा करें, हर रोज़ ग्रैटिट्यूड, हर रोज़ सुबह उठ के कि मुझे इतना सब कुछ दिया। बाद में क्या लेके आया था? कुछ नहीं, खालियाँ। इतना कुछ इस मकाम पे पहुंचा दिया, आज घर, गाड़ी, बंगला, शोहरत, ये वो सब कुछ है। लेकिन आप देखिए कि मेरी औलाद को छीन लिया ईश्वर ने, तो मेरे पास क्या है? कुछ नहीं। जब आपकी औलाद आपके हाथ से गई तो आपके पैसे की कमी थी, ऐसा है? नहीं, पैसे की कमी नहीं थी। उसके बाद उसको ऐसी बीमारी थी जो जिसका इलाज नहीं, लाइलाज था, टर्मिनली इल था, और उसका गम अभी तक इतना भारी है दिल में कि रोज़ जीना जो है वो मुहाल हो जाता है। जी। तो मेरे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं, सिफर, शून्य। मैं कहाँ हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग, क्योंकि मैंने कुछ हासिल ही नहीं किया। क्या हासिल किया? बच्चे को ही खो दिया, तो मेरे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। और इन सब चीज़ को क्या मायने? कुछ नहीं, नथिंग। इसको खो भी दो तो मुझे कोई गम नहीं। ये तो एक बहुत बड़ी बात है पिता के लिए, पूरी फैमिली के लिए। इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो कि बाप बेटे को कंधा दे? इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? इससे अल्लाह तो किसी को ये दिन न दिखाए, किसी को नहीं। चलिए, ऑल द बेस्ट बोलेंगे आपको। एक चीज़ और चलते पूछेंगे, मंटो भी आप कर रहे हैं जी। मंटो के बारे में आपको देखते तो, मतलब मैंने मंटो को देखा नहीं है, लेकिन मंटो की जो उपन्यास जो पढ़े मैंने, ठंडा गोश्त, काली शलवार, रोंगटे खड़े हो गए। सोचा था आज़ाद हुए तो जीत जाएंगे, घर की दीमक साफ करके घर को चमका देंगे, सजा देंगे, ईद मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, होली मनाएंगे। ये ना सोचा था होली के गुलाल की जगह घर की दीवारें इंसानी खून से रंगी जाएंगी, दिवाली की दियों की जगह एक दूसरे के घर जलाए जाएंगे, और ईद में ईद मुबारक कहने की बजाय एक दूसरे का गले लगाने की बजाय एक दूसरे का गला काटेंगे। एक सरहद इंसानियत को चीर देगी। एक मजहब का ना होना हमें बांट देगा। एक दूसरे का सुख दुख बांटने वाले लोग एक दूसरे के बीवी बच्चों को बांट बांट कर खाएंगे।
खाएंगे, एक दूसरे के बीवी बच्चों को बांट बांट कर खाएंगे, बकरों की जगह आदमी आदमी को काटेगा। दैट वाज मंटो साहब। ये क्या हो गया? कैसे अगस्त का काला महीना इतना लाल होगा, कभी सोचा था हमने? क्या बनाया और क्या पाया और क्या पाएंगे आगे आने वाले सालों में। अपने घर की कमियां लोगों से तो छुपा लेंगे, पर क्या आईने से कुछ छुपा पाएंगे? ये तो मुमकिन नहीं। हाँ, ये ज़रूर मुमकिन है कि आईना ही तोड़ दिया जाए या फिर आंखें फोड़ दी जाए अपने अंदर के इंसान की, ताकि वो कभी अपनी ज़हनी गंदगी देख ही ना पाए। पर मेरी आंखें दुरुस्त हैं, मैं क्या करूं? मुझे आईना दिखता है और मैं वही दिखाता हूँ इस बेहिस समाज को जो हिपोक्रेसी के नशे में धुत हर सच्चाई से नजरें मोड़ चुका है। हर वो चीज़ जो उसे फ़ायदा नहीं देती उसे नकार चुका है। दीमक लग चुके हैं फिर से, ये घर ढहने ही वाला है। लेकिन कितनी दरिंदगी इसे भी और देखनी कौन जानता है। मंटो साहब, क्या आपने क्या उनका लिखा, क्या आपने याद किया और क्या एक्सप्रेशन हुआ, कमाल। मेरी 2 लाइन सुन लीजिए उसके बाद जी। कि मेरी कहानियाँ मुझे सोनी नहीं देती, मेरा आईना मुझसे झगड़ता है। क्या कोई और भी है मेरे जैसा, या सब लाशें ठंडी पड़ चुकी हैं? क्या बात, रोंगटे खड़े कर, मतलब हार्ट रेंचिंग। जी, हार्ट रेंचिंग, गट रेंचिंग, हार्ट रेंचिंग। ये किरदार निभाने के बाद क्या महसूस कर रहे थे आप? बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। मुझे ट्रेजेडी से प्यार है, मुझे ट्रेजेडी से प्यार है कि वो ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा है जिसको लोग नज़रअंदाज करते जाते हैं। उसको अपना लेंगे ना, गम को अपना लेंगे ना, मसरत अपने आप हासिल हो जाएगी। क्या बात, हाँ, लोग दूर भागते हैं कि नहीं, आप गम को अपनाइएगा। तो आप नेगेटिव नहीं गम को होते? गले लगाइए, गम को गले लगाए। मैंने लगाया ना, बेटा खो गया, बेटा लगा खो लिया गया, गले। हाँ। नहीं तो मुझे भी चले जाना चाहिए था इस संसार में। अब उसकी यादें, वो खूबसूरत यादें वाबस्ता है, और उसी के सहारे ज़िंदगी गुजारना। दूसरा बच्चा की ये जिम्मेदारी है। जी, माशाल्लाह। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, हमें बहुत इतना अच्छा लगा। लगा। आप आए हमारे घर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे और बहुत इतना अच्छा लगा आपसे अब बातें करके ये बहुत बात अच्छा करके। लगा। और ये इत्मीनान वाली बातें होती है ना, वो जर्नलिस्ट और एक्टर वाली बात जब नहीं होती नहीं, मुझे वो तो भी- बड़ा बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात निकल के आती है। बहुत सारी ऐसी बात जिसके बारे में मैं तमाम जगह कहना चाहता हूँ, लेकिन कमबख्त को सुनने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि अब वो दिल नहीं रहे, वो ज़माना नहीं, वो दौर नहीं है। कौन समझेगा साहिर साहब की बात कि ताज तेरे लिए एक मज़हरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादियों से, ताज तेरे लिए एक मज़हरे उल्फत ही सही, तुझको इन वादियों से अकीदत ही सही। मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे कि बज़ में शाही में गरीब हूँ और गुज़र क्या माने, सब तो जिस राह में हूँ सितवत शाही के निशान, उस पर उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या माने। मेरी महबूब पसे पर्दाए तशहीर वफ़ा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होगा, मुर्दा शाहों के मकाबिर से फैलने वाली अपनी तारीख मकानों को तो देखा होगा। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है सादिक ने तो जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी तरह मुफलिस थे। ये इमारत व मकाबिर, ये फसीले हिसाबुल हुक्म, शहनशाहों की अजमत के सुतूं, दामने दहर पर उस रंग की गुलकारी है जिसमें शामिल है तेरे और मेरे अजदाद का खून। मेरी महबूब, उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनके सन्नाई ने बख्शी है से शक्ल जमीन, उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनाम व नमूर, आज तक उन पर जलाई न किसी ने कंदील। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये महराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों के मोहब्बत का उड़ाया। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।